उस बड़े से ट्रांसपेरेंट ग्लास के दरवाजे के सामने खड़े होकर दोनों ने एक नजर एक दूसरे को देखा, फिर उस दरवाजे की तरफ जाने लगे। उन्होंने अभी 2 कदम ही लिए थे कि अचानक उस ट्रांसपेरेंट ग्लास के आगे सिल्वर की एक पिंजरे की तरह वॉल ने एक दरवाजे का रूप ले लिया। इतनी जल्दी ये सब हुआ जिससे रीना और अलका दोनों ही चौंक गए, मगर फिर उन्हें याद आया कि नायरा के चेहरे के साथ अंदर जा सकते हैं, लेकिन उसके बाद हर एक सिक्योरिटी को खोलना और उस चीज को हासिल करना उतना ही मुश्किल होगा जितना आसान यहाँ आना था। ये सब याद करके अलका का दिमाग घूम गया। उसने गुस्से से कहा, अब ये कौन सी नई मुसीबत है। फिर गुस्से से उस सिल्वर वॉल को किक कर दिया। आह! एक जोर की चीख के साथ अलका दूर जा गिरी। उसकी आवाज सुनकर रीना सिंघानिया ने यहाँ वहां देखा। जब उसे आसपास कोई नहीं दिखा तब जाकर उसने राहत की सांस ली। अच्छा हुआ किसी ने इस बेवकूफ लड़की की हरकतों को नहीं देखा, नहीं तो सारे किए कराए पर पानी फिर जाता। तभी अलका गुस्से से, खुद से ही बातें करती रहोगी या फिर मुझे उठाओगी भी? पता नहीं किस गधे ने इस जेल जैसे दरवाजे पर करंट छोड़ रखा है। उसके ऐसे कड़वे शब्द और बेवकूफी भरी बातें सुनकर रीना सिंघानिया ने एक मजाकिया हंसी के साथ उस गिरी हुई लड़की को देखा, जो पहले से ही अपने पैर को पकड़े अपनी सही जगह पर नीचे गिरी हुई थी। मेरी भतीजी का चेहरा लेकर ऐसी बेहुदा और बेवकूफ हरकत करके तुम इस वक्त मुझे दुनिया की सबसे बड़ी नमूनी लग रही हो। वो कहते हैं ना, नाचना जाने आंगन टेढ़ा। जो तुम हो नहीं वो बनने की एक्टिंग भी तुमसे नहीं हो रही। उद्धरण चिन्ह। जिसे तुम किसी बेवकूफ की गलती कह रही हो ना, वो इस कंपनी का सिक्योरिटी सिस्टम है और इस सिस्टम को बनाने वाला नहीं, बनाने वाली इस कंपनी की मालकिन है तारिणी आर्यन सिंघानिया। TAS कोष्टक। अलका सिन्हा जो दर्द में थी, अचानक से उसका सारा दर्द चला गया, या ये कहे कि उसके दर्द ने गुस्से का रूप ले लिया। वो झटके से खड़ी हुई और उंगली दिखाकर बोली, हाउ डेयर यू! एंग्री एंग्री मैं गिरी हुई नहीं, वो नायरा है और उसकी वो माँ जिसने इस घटिया सिस्टम को बनाया है। उद्धरण चिन्ह। उसकी ये बातें सिर्फ रीना ने ही नहीं, उनसे थोड़े दूर एक रोबोट के पीछे खड़े नक्षत्र के कानों तक भी जा पहुंची, जिसे सुनकर उसकी आंखें गुस्से पाउटिंग पाउटिंग से लाल हो गई और अपने हाथ को भींचते हुए गुस्से से उसी दिशा में देखते हुए बोला, मेरी मॉम और बहन के लिए इतना बुरा बोलने की सजा तो तुम्हें मिलेगी। बस एक बार जान जाओ कि तुम दोनों यहाँ लेने क्या आए हो। उद्धरण चिन्ह। दूसरी तरफ कंपनी के बाहर ऋषि और अलीना बड़े से पेड़ के साइड में अपनी कार में बैठे एंट्रेंस पर नजर रखे हुए थे। तभी दोनों ने कुछ गार्ड्स को आते देखा, जिनके साथ 2 लोग और थे। वे दिखने में किसान लग रहे थे। उन गार्ड्स ने एक जगह की तरफ इशारा किया और चले गए। उनके जाते ही वो दोनों किसान उसी जगह पर गड्ढा खोदने लगते हैं। उन्हें देखते हुए अलीना ने ऋषि से पूछा, यहाँ क्या हो रहा है और ये गड्ढा किस लिए? ये इसलिए है क्योंकि अब उस खाली जगह पर एक पुल बनने जा रहा है। आज से ही काम चालू हो रहा है शायद, लेकिन भाई ने बहुत पहले ही ऑर्डर दे दिया था, पर इतना लेट कैसे हो गया? सोचते हुए ऋषि उसी तरफ देखने लगा। तभी अलीना के दिमाग में एक सवाल आया, तो उसने ऋषि से पूछ लिया, नायरा बहुत पहले से नहीं जानती थी कि उसके बड़े भाई भी है, और ये राज तब उसके सामने आया जब उसने अपनी मॉम की डायरी पढ़ी, जिसे उन्होंने एक कोड से लॉक करके रख दिया था। आगे कहने से पहले अलीना रुकी। उसने ध्यान से ऋषि के भाव देखे, जो अभी भी उसी तरह एकटक उन दोनों किसानों को काम करते देख रहा था। उसे लगा ऋषि के लिए ये जानना इतना जरूरी नहीं है कि उसकी छोटी बहन ने क्या सहा था और अभी भी उसे अकेले ही सहने का दम रखती है। तभी ऋषि ने बिना अपनी नजर हटाए अलीना का हाथ पकड़ लिया और हल्के से दबा दिया, जैसे कह रहा हो, रुक क्यों गई, बोलो ना। उसके इशारे पर अलीना की आंखों में उदासी पल भर में छू हो गई और आगे कहने लगी, उस कोड को जानने के लिए नायरा को फिर से खुद को उसी काली दुनिया में कैद करना पड़ा जहां आंटी ने उसे सबकी नजरों से बचा कर रखा था। ये जरूरी भी था, नहीं तो उसकी शक्तियों के साथ नॉर्मल लोगों के बीच रहना बहुत मुश्किल हो जाता। उस डायरी से हम सबको पता चला नायरा कौन है। उसके पिता, भाई और रॉयल फैमिली, साथ ही रस्तोगी फैमिली, वो सब था जहां से वो अपनी माँ के अतीत को खंगाल सके। फिर हंसते हुए, बस उसे कुणाल के बारे में नहीं बताना पड़ा। ओपन माउथ स्माइल। उसकी बातों पर ऋषि भी मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। हाँ, ये बात तो है, हमारी प्यारी बहन सिर्फ 2 साल की थी जब माँ पापा साथ थे। किसी को कैसे याद रखती, पर कुणाल से उसका रिश्ता इस दुनिया के परे है, जिसे समझना बहुत मुश्किल है। ज्यादा मुश्किल नहीं है अगर दिल से सोचे। कहते हुए अलीना ने ऋषि की आंखों में देखा, जो पहले से ही उसकी बात पर हैरान होकर उसे ही देख रहा था। नजर मिलते ही दोनों अपनी ही किसी दुनिया में खो गए। पता नहीं कब तक दोनों एक दूसरे की आंखों में डूबे रहते अगर ऋषि का फोन रिंग ना करता। एक बीप के साथ कॉल 2 बार बजकर अपने आप बंद हो गया, तब जाकर दोनों होश में आए। ऋषि ने कॉल उठाया। उधर से कुछ कहा गया, जिसके बाद ऋषि का पूरा ध्यान फिर से सामने की तरफ चला गया। अलीना ने उसके सीरियस एक्सप्रेशन नहीं देखे और बोली, असल में
मैं तुमसे ये जानना चाहती थी कि तुम्हें और भाई को कैसे पता चला नायरा और आंटी के बारे में। उसके इस सवाल पर ऋषि ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उसके जबड़े गुस्से से कस गए। फिर उसी गुस्से से अलीना को घूरा और दांत पीसते हुए बोला, तुम कुछ ज्यादा ही पूछताछ नहीं कर रही हो? जैसे मैं एक क्रिमिनल हूँ और तुम कोई सीआईडी। इसे मजाक के तौर पर ले सकते थे, लेकिन ऋषि के गुस्से को देखकर अलीना की आंखें भर आई। उसने अपनी आंखों में आई नमी को पलकों से छुपा लिया। हर बार वो लड़ते थे, झगड़ते थे, लेकिन आज ये पहली बार था जब उसने इस तरह गुस्सा किया। शायद उसने ही हद पार कर दी, उसे भी अपनी सीमाओं में रहना चाहिए। आखिर है तो उसकी बॉस का भाई। यही सब सोचते हुए अलीना दूसरी तरफ देखने लगी। वैसे भी उसका काम ही अपने इमोशंस को छुपाना और अपने काम पर सारा ध्यान लगाना था। वही ऋषि अपने गुस्से को काबू करते हुए बाहर नजर रखने लगा। उसे इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि अपने गुस्से में उसने किसी के दिल को दुखा दिया है। ऋषि की आंखें सामने तो थी, लेकिन उसका ध्यान अभी भी फोन से आती उस आवाज पर था जिसने अभी थोड़ी देर पहले उसे कॉल किया था। यही वजह थी कि वो इतने गुस्से में था और अलीना के सवाल ने उसके गुस्से को और भी भड़का दिया। तभी फिर से फोन रिंग हुआ, जिसे सुनकर ऋषि और भी चिढ़ गया। उसने झुंझलाहट में अपने फोन को देखा, जिसकी स्क्रीन ब्लैक थी। फिर अपने बगल में जहां अलीना अपने फोन को देख रही थी, उसने जाने पहचाने नाम को फ्लैश होते देखा तो झट से कॉल पिक कर लिया। क्या हुआ? तुम तो मेडिसिन लेने गए थे हमारे आइलैंड पर, अचानक से कहाँ गायब हो गए? तभी दूसरी तरफ से आवाज आई, तुम्हारा दोस्त हमारी कैद में है और दवाइयां भी। अगर दोनों को बचाना चाहती हो तो बस इतना बता दो कि तुम्हारी बॉस कहाँ है। तुम्हारे पास सोचने के लिए सिर्फ आज दिन ढलने तक का समय है। इतना कहकर कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। ऋषि ने भी सब सुन लिया था, क्योंकि वो दोनों कार में ज्यादा दूर नहीं बैठे थे और इतनी शांति थी कि दूसरी तरफ की बातें धीमी ही सही लेकिन साफ सुनाई दे रही थी। अलीना को चिंता में देखकर ऋषि का सारा गुस्सा गायब हो गया। उसने अलीना का हाथ पकड़ लिया और उसे अपने दूसरे हाथ से सहलाते हुए उसे शांत करने के लिए बोला, रिलैक्स, सब ठीक होगा, हम वरदान को बचा लेंगे। कौन परेशान है? अलीना ने गुस्से से ऋषि से कहा और उसका हाथ झटक दिया। ऋषि शौक होकर कभी अलीना को देखता तो कभी अपने हाथ को, जिसे उसने गुस्से से दूर झटक दिया था। ऋषि ने उस हाथ की मुट्ठी बना ली। तभी एक बार फिर अलीना ने कहा, मैं तुम्हारे लिए कोई भी नहीं हूँ जिसे तुम्हारी सांत्वना की जरूरत पड़े, और लायक तो बिल्कुल नहीं। उसके शब्दों के भीतर छुपे मजाक को वो कैसे नहीं समझता। उससे याद आया जिस तरह गुस्से से उसने अलीना से थोड़ी देर पहले बात की, क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे अपना गुस्सा कहीं तो उतारना था। ऋषि ने एक गहरी सांस लेकर अपनी आंखें बंद करी, जिससे खुद को शांत कर सके। अलीना अभी भी परेशानी से अपने फोन में श्री को कांटेक्ट करने का सोच रही थी, लेकिन अगर उसने कांटेक्ट किया तो कहीं वो सब आर्यन सर तक ना जा पहुंचे। वो अभी इसी कश्मकश में फंसी थी कि इतने में ऋषि ने उसे खींच लिया, जिसके अगले ही पल वो ऋषि की गोद में बिल्कुल प्रिंसेस स्टाइल में बैठी हुई थी। उसके दोनों हाथ ऋषि के गले से लिपट गए और सर उसके सीने पर आ गया। आई एम सॉरी, वेरी सॉरी अलीना, मेरा इंटेंशन तुम्हारे दिल को दुखने का नहीं था, और ना ही ये कि मैं तुम्हें तुम्हारी हद समझा रहा था। वो बस कॉल आया और मेरा दिमाग खराब हो गया, जिसका गुस्सा तुम्हारे सवाल पूछने पर तुम पर ही उतर गया। प्लीज फॉरगिव मी। वरी ब्लू इट, ये मेरी गलती है कि कहीं का गुस्सा कहीं पर निकाल दिया। सो सॉरी, आई एम वेरी बैड, प्लीज माफ कर दो मुझे, सॉरी। अलीना अपनी गिल्ट भरी आवाज में बिना उसकी आंखों में देखे बार बार दोहराया। ऋषि की उदास आंखों को देखकर अलीना ने कुछ नहीं कहा। उसने एकदम से ऋषि की उन आंखों को चूम लिया जिनसे बस आंसू बहने को तैयार थे। इस एहसास को पाकर ऋषि की आंखें खुद ब खुद बंद हो गई और दोनों अपने एक दूसरे को गले लगाए बैठे रहे। हर तरफ शांति थी, जिससे दोनों की धड़कन साफ सुनी जा सकती थी। ना कोई इजहार, ना कोई वादा, ये प्यार तो है आंखों में बसा। हिम्मत है तो पहचान ले। स्माइल। उस शांति को तोड़ते हुए ऋषि ने कहा, मुझे भी थोड़ी देर पहले कॉल आया था। उसने ज्यादा कुछ तो नहीं, बस इतना कहा कि एक गिफ्ट है, अपनी नजर फोन पर रखना। तभी कुछ सेकंड बाद एक मैसेज शो हुआ। जब मैंने देखा तो ये था। ये कहकर ऋषि ने अपना फोन ऑन करके एक वीडियो दिखाया जहां एक आदमी चेयर से बंधा हुआ है। देखने से ऐसा लग रहा था जैसे उसे बहुत टॉर्चर किया गया है और अब वो बेहोश हो गया। अलीना ने ध्यान से देखा तो उसे समझ आया कि ऋषि इतना परेशान क्यों था, क्योंकि वीडियो में जो आदमी था वो कोई और नहीं अजय था, कुणाल कपूर का असिस्टेंट। अब अलीना भी कुछ कुछ समझ रही थी। उसने ऋषि को देखा और बोली, इसका मतलब उन्होंने कुणाल सर की प्रेजेंट लोकेशन जानने के लिए अजय को किडनैप कर लिया और नायरा के लिए वरदान को। दोनों ही बहुत परेशान थे कि क्या करे। तभी अलीना ने फिर से पूछा, तुम्हें और नक्षत्र सर को अपनी असली आइडेंटिटी कैसे पता चली? उसके इस सवाल पर ऋषि ने उसे देखा, जो बहुत ही ध्यान से उसे ही देख रही थी।
ऋषि ने अलीना पर से अपनी नजर हटा दी और खिड़की से बाहर उस गड्ढे को देखते हुए कहा, मैं और भाई 14 साल के थे जब हमें अनाथ आश्रम वालों ने एक फैक्ट्री में बेच दिया। उस फैक्ट्री में बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती थी और उन्हें हीरे की खुदाई के लिए अलग अलग जगहों पर ले जाते थे। उन्हीं बच्चों में से हम दोनों भी थे। जब तक हम उन्हें कोई हीरा देते तभी हमें खाना मिलता था, और अगर कितनी भी खुदाई करने से हीरा ना निकले तो ये भी हमारी बुरी किस्मत मानी जाती थी। उसके बाद खाना तो दूर, सजा के तौर पर 10 कोड़े खाने पड़ते थे। ये सब कहते हुए ऋषि के होठों पर एक दर्द भरी मुस्कान बिखर गई। अलीना को बुरा लग रहा था कि क्यों उसने ये सवाल किया, लेकिन पता नहीं क्यों उसका दिल उनके साइड की स्टोरी जानना चाहता था। अगर उसका शक सही है तो ऋषि और नक्षत्र सर से मिलने के बाद ही तारिणी सिंघानिया लौटी थी। जब लाल रत्न नायरा में समाया, उसी के साथ वो दोनों जो आपस में लड़ रही थी गायब हो गई, और ये तभी जान सकती है जब उसे सारी कहानी पता चलेगी। ऋषि इतने पर ही नहीं रुका, उसने अलीना के हाथों को पकड़ लिया और उन्हें अपनी पीठ पर रखते हुए बोला, बिल्कुल यहाँ मारा था उन्होंने। जब मेरी इतनी मेहनत के बाद भी एक मामूली पत्थर भी नहीं निकला तो मेरे इन हाथों में छाले पड़ चुके थे और एक ही जगह खड़े रहने से पैर सूज चुके थे, लेकिन फिर भी उन्हें दया नहीं आए और मुझे 10 की जगह तब तक पीटा जब तक मैं बेहोश होकर उनके पैरों में ना गिर पड़ा। पर उन्होंने तुम्हें इतना क्यों मारा? अगर सजा 10 चाबुक थे तो? अलीना ने गुस्से से सवाल किया। उसे उन लोगों पर बहुत गुस्सा आ रहा था जिन्होंने उसके ऋषि को इतनी तकलीफ दी थी। अलीना प्यार से उसकी पीठ को सहलाने लगी जैसे वो घाव अभी भी दर्द वही हो। उसका चेहरा आंसुओं से भर गया, लेकिन आज वो ऋषि के सारे दर्द को बाहर निकालना चाहती थी, इसलिए उसने चाहकर भी उसे नहीं रोका। ऋषि, क्योंकि भाई ने जिस जगह खोदा था वहां 2 बहुत बड़े हीरे निकले थे। उनमें से एक भाई ने मुझे दे दिया ये कहकर कि सबको बताओ कि ये मैंने निकाला है, लेकिन ये सारी बातें हमारे ही उम्र के एक लड़के ने सुन ली जो मुझसे और भाई से नफरत करता था। और जब मैंने उस पत्थर को अपना कहा तो वो पहले से ही जानते थे कि ये मैंने नहीं, भाई ने खोजा है। उद्धरण चिन्ह। उसके बाद उन्होंने हमें बहुत मारा। भाई कहते रहे कि उसमें सारी गलती उनकी थी, लेकिन उन्होंने हमें से किसी को नहीं बख्शा। मैं बहुत डरपोक था, लेकिन भाई उतने ही हिम्मत वाले। उन लोगों ने कितना ही मारा मगर वो नहीं झुके। तुम्हें पता है अलीना, वो मेरी इंस्पिरेशन है। बाकी सबकी पहली टीचर माँ होती है, लेकिन मेरी पहले गुरु मेरे भाई थे। ये कहते हुए ऋषि की सारी उदासी और दर्द खुशी में बदल गई। उसे खुश देखकर अलीना भी रोते हुए मुस्कुराने लगी। फिर पूछा, आगे क्या हुआ? फिर क्या, हमने जितने भी पत्थर निकाले उनके हथियार बना लिए और कुछ अनमोल हीरे अपने पास ही रखे। इसके लिए भले ही हमें खाना नहीं मिला, लेकिन उस दिन के बाद किसी ने हम दोनों को हाथ नहीं लगाया, क्योंकि उनकी पूरी फैक्ट्री में भाई और मैं ही थे जिन्हें बेशकीमती हीरे मिले थे, जिससे उनका धंधा मंदा हो गया और डील्स कैंसल होती गई। जिसके बाद जब ये बात ऊपर के लोगों को पता चली कि हम गंभीर रूप से बीमार हैं, तो उन लोगों को वहां से हटा दिया गया जिन्होंने हमें सजा दी थी। फिर शुरू हुआ हमारा खेल। मैंने और भाई ने पहले उनका भरोसा जीता, जिसके बाद भाई ने बाहर से किसी से मदद मांगी और पता चला कि वो लोग एजेंट्स हैं। उसके बाद भाई ने उस फैक्ट्री के सभी काले चिट्ठे खोलकर रख दिए और सबूत भी हासिल कर लिए। और जब वो उन्हें सारी इंफॉर्मेशन देने उनके बेस पर गए, तब वो उन एजेंट्स के हेड से मिले। ऋषि रुका, फिर एक बड़ी सी स्माइल के साथ, स्माइल, उन एजेंट्स की हेड कोई और नहीं, हमारी मॉम थी। मॉम भाई को देखते ही पहचान गई। फिर जैसे ही उन्हें गले लगाने आगे आए, भाई ने हाथ दिखाकर रोक दिया। उनकी इस हरकत पर मॉम की आंखों की नमी उनके गालों पर आ गिरी। उन्हें लगा भाई उनसे नाराज है क्योंकि वो अपने बच्चों को प्रोटेक्ट भी नहीं कर सकी। अलीना ने उत्सुकता से पूछा, तो क्या नक्षत्र सर वहां से चले गए थे? ऋषि, नहीं। भाई ने जैसे ही मॉम को रोते देखा वो हड़बड़ा गए और मन में सोचने लगे कि सच में लड़कियों को समझना बहुत मुश्किल है। ओपन माउथ स्माइल, ओपन माउथ स्माइल। उसकी बातों पर अलीना भी हंस पड़ी। कोल्ड स्वेट स्माइल, कोल्ड स्वेट स्माइल। ओह, नक्षत्र सर तो अपनी मॉम जो इतनी ब्रिलियंट है उन्हें भी सिल्ली कॉमन सेंस के साथ जोड़ रहे थे। वो हमेशा से ऐसे ही थे। उनकी बात सुनकर तो पूरी एजेंट्स की टीम हंसने लगी थी। वही मॉम अपनी हैरान नजरों से भाई को घूरे जा रही थी। भाई ने अपना सर पकड़ लिया और समझाया, मॉम छोटा अभी भी फंसा है, आप चलिए उसके बाद एक साथ गले लगा लेना। ऐसे जवाब को सुनकर सभी और भी ज्यादा हैरान हो गए। वही अलीना ऋषि की बातों पर जोर से हंसी। सेंस तो है, नक्षत्र सर तो काफी अमेजिंग है, लेकिन इस जगह नायरा होती तो उसका भी ऐसा ही कुछ जवाब होता। ये बोलकर दोनों चिंताओं को भूलकर हंसने लगे। क्या हुआ? अलीना ने उत्सुकता से पूछा। फिर क्या, जब मॉम ने सुना छोटा, तो वो और ज्यादा रोने लगी और खुद से ही बोली, मेरे 2 नहीं 3 बच्चे हैं। तभी भाई ने उन्हें टोका, बाद में गिनना मॉम, अभी चलो वरना एक कम हो जाएगा। भाई को चिंता में देख मॉम को याद आया कि अभी हालात खुशी मनाने के कम और एक्शन का ज्यादा है।
उसके बाद उस पूरी जगह को सील कर दिया गया और जिन भी बच्चों को स्टोन और डायमंड माइनिंग के लिए लाया गया था उन्हें अपने घर भेज दिया और जो अनाथ थे उन्हें भी आज़ादी मिल गई। उसके बाद मैं और भाई मॉम के साथ इंडिया आ गए और नानी माँ से मिले। माँ ने कहा उन्हें जाना होगा क्योंकि हमारी बहन को उनकी जरूरत थी, लेकिन वो बहुत जल्द वापस आएगी। लेकिन वो दिन कभी नहीं आया। ये शब्द कहते हुए ऋषि की आंखों से एक आंसू निकलकर अलीना के हाथों पर गिर पड़ा। श श वो बहुत जल्द वापस आएगी क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी फैमिली बहुत ही बेसब्री से उनका इंतजार कर रही है। अलीना ने ऋषि को गले लगाकर उसके सर को सहलाते हुए कहा। तभी एकदम से अलीना की आंखें छोटी होगी। वो ऋषि से अलग हुई और सामने की तरफ उंगली दिखाकर बोली, ये क्या कर रहा है? ऋषि देखो, वो वर्क्स कंपनी के अंदरूनी हिस्से में जा रहे हैं। अलीना की आवाज सुनकर ऋषि का ध्यान भी उधर गया। उसने देखा कि वो किसान जो अभी खोद रहे थे अब अचानक से छुपते छुपाते अंदर बेसमेंट की तरफ जाने रहे हैं। ऋषि जल्दी से कार से निकला, उसी के पीछे अलीना भी बाहर आ गई। दोनों उसी दिशा में भागे जहां वो लोग गए थे। वही कंपनी के अंदर रीना ने कॉल पर बात खत्म की और बिना अलका को देखे, जो अपना पैर पकड़े दीवार का सहारा लिए खड़ी थी, आगे उस सिल्वर सेल को देखने लगी। फिर उसकी नजर एकदम नीचे एक छोटे से बॉक्स पर गई जो उस दरवाजे पर लगा हुआ था। उसने उसे खोला तो अंदर दो वायर नजर आए, पीला और हरा। रीना ने बिना किसी चिंता के ग्रीन वायर काट दी, जिसके बाद वो सेल अपने आप गायब हो गया। ये सब होता देख अलका ने हैरानी से कहा, ये इतना आसान था, बस इस छोटे से बॉक्स को खोलो और वायर कट कर दो। ये तो मैं भी कर सकती थी, लेकिन तुम रीना की तरफ घुरकर तुम्हें इतनी जल्दी थी मुझे नीचा दिखाने की और अपनी उस सो कॉल्ड भतीजी की वाहवाही करने की हो। मसमक। रीना सिंघानिया का मन इस पागल लड़की का सर फोड़ने का कर रहा था। अगर उसे इसकी जरूरत नहीं होती तो कब का यहीं से नीचे फेंक देती। अपनी गुस्से को शांत कर रीना सिंघानिया एक सिल्वर राउंड केनल में घुस गई। अलका ने भी जल्दी से उनका पीछा किया। एक रास्ता किसी स्पेसशिप की तरह बनाया गया हुआ था। हर तरफ हाईटेक मेटल से बनी वॉल और वाइट एडवांस इंटीरियर। इस नज़ारे को देखकर इस अलका ही नहीं, रीना भी दंग रह गई। उसकी आंखें फैल गई इतनी भव्यता देखकर। अलका सिन्हा भी अपनी फटी आंखों से एक एक चीज देख रही थी। ये उसके लिए नया तो नहीं मगर मैजिकल कह सकते थे। उसके खुद के डैड की एक लैब थी और उसने बहुत सी चीजें देखी थी जहां उसका भाई एक्सपेरिमेंट्स करता था। उसने वो भी देखा था जिसे बाहर के लोग नहीं देख सकते, लेकिन आज इस लेविश व्हाइट और ब्लू गैजेट्स को देखकर बहुत ही हैरान रह गई थी। उस रास्ते के आसपास ट्रांसपेरेंट ग्लास था जिससे एडवांस लेवल की लैब साफ दिखाई दे रही थी। इतना ही नहीं, बहुत से रोबोट्स जो एक शो पीस की तरफ वहां खड़े थे, जैसे कोई बॉडीगार्ड अपना सर झुकाकर अभिवादन कर रहा हो। लेकिन उन लाइन से खड़े रोबोट्स ने कोई भी मूवमेंट नहीं की, जैसे वो शटडाउन पड़े हो। लेकिन ये तो वही जानते थे कि वे कितना मजबूर है यहाँ खड़े रहने के लिए, लेकिन अपनी बॉस के अलावा किसी और के सामने झुकना कभी नहीं। अलका ने आगे चल रही औरत को एक उंगली से ऐसे टच किया जैसे अगर उसने उसे ज्यादा छू लिया तो कहीं उसे कोई बीमारी हो जाएगी। उसकी इस बच्चों जैसी हरकत पर रीना सिंघानिया पलट गई। बोलो भी, कब से घूरे जा रही हो और ये क्या बच्चों की तरफ उंगली से ऐसे बुला रही हो जैसे मुझमें कोई कांटे लगे हो? तुम में कांटे ही नहीं, पूरे का पूरा कैक्टस का पेड़ उगा हुआ है। वो धीरे से फुसफुसाए। उसके होठों को हिलता देखा रीना ने टोका, क्या कहा तुमने? मैंने नहीं तो बस, हाँ वो मैं ये पूछना चाह रही थी कि क्या ये रास्ता सही है, और अगर सही है तो ये रोबोट स्टैच्यू क्यों बने हुए हैं? और आप आगे क्यों जा रही हो? क्या हम यहाँ एक रोबोट लेने नहीं आए जो नायरा की मॉम का असिस्टेंट है? अलका ने सोचते हुए सवाल किया। जितना कहा जाए उतना दिमाग चलाओ और मेरा पीछा करो, कहते हुए आगे चलने लगी। अलका भी मुंह बनाकर उसके पीछे चल पड़ी। नक्षत्र भी ज्यादा दूर नहीं था, उसने भी सब कुछ सुना। अब तो सोचने वाली बात है कि ये दोनों कीमती रोबोट्स को नहीं कुछ और ही खोजने आए हैं। अब तो मेरी उस चीज को देखने की इच्छा और भी बढ़ गई है। रीना और अलका अब एक बड़े से मेटल के दरवाजे के सामने खड़े हो गए। अलका अभी आसपास देख ही रही थी कि उसने एक ठंडी आवाज सुनी, जाओ और इसे पिघला दो। ये आवाज रीना सिंघानिया के फोन से आई थी, जिसे सुनकर अलका सिन्हा डर से कांप उठी। उसे ख्याल आया कि जिस इंसान की आवाज ही इतनी डरावनी है तो तब क्या होगा जब वो सामने होगा। अलका ने बिना देरी के ऑर्डर को फॉलो किया और अपने हाथों को आगे करके आंखें बंद कर अपनी शक्ति को इस्तेमाल उस लोहे के गेट को पिघलाने के लिए किया। उसके हाथों से एक काली रोशनी निकली जिसमें से लाल चिंगारी निकल रही थी। थोड़ी ही देर में दरवाजा पिघल गया और दोनों अंदर चले गए। नक्षत्र जो कोने में खड़ा ये सब देख रहा था, उसकी आंखें तनाव में सिकुड़ गई। ये कैसे हो सकता है? काली लॉ, इस शक्ति के अस्तित्व का होना मतलब इसके जैसी बहुत सी काली शक्तियां और भी है।
सोचते हुए नक्षत्र ने अंदर देखा, जहां एक बड़ा सा सादा सफेद रूम था, लेकिन असाधारण चीज जिसे देखकर नक्षत्र को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। फ्लश्ड नो माउथ फेस। वही अलका और रीना का भी हाल कुछ ऐसा ही था, और उसके फोन पर एक बार फिर सर्द आवाज आई, यही है वो, इसे लो और जल्दी से निकलो, उन लोगों को शक हो गया है, सावधान रहना। इतना कहकर एक बार फिर कॉल अपने आप कट गया। तब जाकर अलका ने अपनी सांस ली, जो इस भयानक आवाज को सुनकर रुक सी गई थी। ये कौन है जिसकी आवाज ही इतनी भयानक है, तो सामने से देखने में कितना डरावना होगा। अलका ने अपने सीने को थपथपाकर गहरी सांस लेते हुए कहा, ज्यादा नहीं, बस किसी राक्षस की तरह 2 सिंह तो नहीं होगे। रीना ने अलका का मजाक उड़ाया। तुम? अलका सिन्हा गुस्से से चिल्लाई, लेकिन तभी रीना सिंघानिया ने उसे हाथ दिखा दिया और बोली, बचपना बंद करो, सुना नहीं मालिक ने क्या कहा? जल्दी करने के लिए कहा है ना, तो काम करो, बातें नहीं। नहीं तो? उसने फोन की तरफ इशारा किया, जिसे देखकर अलका ने गुस्से का घूंट पी लिया और बोली, ठीक है, कर रही हूँ। कहते हुए उसने अपनी शक्तियों को जागृत किया और कुछ बड़बड़ाने लगी। थोड़ी ही देर में एक काले बवंडर ने अलका को घेर लिया, उसी के साथ हवा तेज हो गई। नक्षत्र आश्चर्य से अंदर का नजारा देख रहा था। उसे समझ नहीं आया कि उस क्रिस्टल ब्लेक क्राउन को हासिल करने के लिए ये बवंडर क्यों अनअम्यूज्ड। क्रिस्टल ब्लेक क्राउन, ये वही है जिसे हासिल करना उनका मकसद था, और आज वो अपनी मंजिल के बहुत ज्यादा करीब आ चुके थे। नक्षत्र ने क्लियर क्रिस्टल को देखा, जो काला तो था, लेकिन उसकी चमक किसी भी डायमंड को चौंका दे ऐसी थी। वो इतना क्लियर और स्वच्छ लग रहा था, जैसे साफ नीले पानी में दिखती पानी के अंदर की दुनिया। मैं उन्हें उनके मकसद में कामयाब तो हरगिज नहीं होने दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे किसी भी हद तक जाना पड़े। पर पता नहीं क्यों ये ब्लेक क्रिस्टल कुछ जाना पहचाना सा है, लेकिन कैसे? नक्षत्र ने अपने दिमाग पर जोर देकर सोचा। उस बवंडर से चारों तरफ जितने भी स्टोन और डिवाइस थे वो उड़ने लगे। वही वो ब्लेक क्रिस्टल क्राउन जो एक नीले कांच में रखा हुआ था, वो भी उसने लगा। उसे अपने पास आता देख रीना की आंखें खुशी से चमक उठी। तभी एक गैस पूरे कमरे में फैल गई, जिससे रीना और अलका ही नहीं, नक्षत्र भी खुद को अपने होश खोने से भी बचा सका। साउथ अफ्रीका। नायरा और अनवी अर्थ के साथ जाते हुए एक दूसरे को अजीब लुक देते हैं, जैसे उनके दिमाग में कोई प्लेन बन रहा है। तभी अनवी एकदम से बोली, बॉस। नायरा की तरफ देखकर, बिग बॉस नहीं दिख रहे? उसने इधर उधर देखा तो उसे और कोई भी नहीं दिखा। कुणाल अपने किसी मिलिट्री फ्रेंड से मिलने गया है। हमें जल्द से जल्द ब्लैक हेल को जड़ से उखाड़ना है, तो दोनों पावर, माफिया और मिलिट्री, दोनों पावर के साथ अटैक करना होगा। इससे हमारा समय भी बचेगा। रही बात राजीव अंकल को तलाश करने की, तो उसके लिए हमें ब्लैक हेल के टॉर्चर रूम को खोजना होगा। अनवी की बात सुनकर वो कुछ नहीं बोली, उसके दिमाग में कुछ अलग ही चल रहा था। फिर एकदम से टॉर्चर नहीं, हॉस्पिटल्स चेक करना होगा, जिसके लिए मैंने अविनाश के साथ बाकी दोनों को भी भेज दिया है। अब जब अर्थ यहाँ है तो आगे बढ़ो और जो सोचा है उससे अंजाम देने की तैयारी करो, बाकी वहाँ जो होगा मैं संभाल लूंगी। नायरा का इशारा उनके आज के प्लेन की तरफ था। कुछ देर पहले स्टडी रूम में। अर्थ, बॉस, हमें पता चला है कि ब्लेक हेल का राइट हैंड आज एक क्लब में जाने वाला है किसी डील के लिए। डील किस चीज की है ये अभी भी पता नहीं चला, सिवाय इसके कि वो अपने कुछ खुफिया लोगों के साथ इसे अंजाम देने वाला है। इससे हमें फायदा है। उसकी बात खत्म होते ही अनवी बोली, बॉस, एंट्री का इंतजाम हो गया है, मैं वहां एक बार डांसर बनकर शामिल हो जाऊंगी और आप दोनों लड़के के भेष में घुस जाना। अनवी के प्लेन को सुनकर अर्थ ने गुस्से से कहा, पागल हो? वो जगह सेफ नहीं है, और बार डांसर बनकर तो बिल्कुल नहीं। वहां सब घटिया लोग हैं, हम रिस्क नहीं ले सकते। अर्थ की ऑर्डरिंग टोन को सुनकर अनवी का मुंह बन गया। वही नायरा दोनों को देखकर मंद मंद मुस्कुराने लगी। ये बात अलग थी कि उसके फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। नियॉन क्लब। हर तरफ रंग बिरंगी लाइट्स और शोर शराबे के बीच क्लब के बीचों बीच एक टेबल पर एक बहुत ही भयंकर आदमी बैठा था। उसका एक हाथ पूरा टैटू से भरा हुआ था और आईब्रो पर कट के साथ वो और भी डरावना लग रहा था। उसके आसपास 2 हॉट लड़कियां बैठी थी, एक उसे ड्रिंक सर्व कर रही थी और दूसरी उससे चिपकते हुए उस आदमी एंटरटेन कर रही थी। वहां बहुत सी ऐसी लड़कियां थी, सबने बहुत ही रिवीलिंग कपड़े पहन रखे थे, जिससे मुश्किल से उनकी चेस्ट और थाइस ढक रहे थे। लड़कियां ट्रांसपेरेंट शॉर्ट ड्रेस में बैठी ड्रग्स ले रही थी और लड़के उनके शरीर को स्कैन करते हुए हर जगह छू रहे थे और मजे ले रहे थे। ये जगह ब्लेक हेल के अंदर आती है। यहाँ गुंडे और वो लोग आते हैं जो 2 नंबर का धंधा करते हैं। यहाँ हर गलत काम होता है, लेकिन पुलिस जानते हुए भी कोई एक्शन नहीं लेती, क्योंकि इस शहर में सरकार का कानून कम और ब्लेक हेल का राज ज्यादा चलता है। वीवीआईपी सेक्शन में ये जगह डांस फ्लोर से ज्यादा दूर नहीं थी, लेकिन वहां बैठे दोनों शख्स एक दूसरे से बातें करते हुए उस बीच की टेबल पर बैठे आदमी को ही अजीब नजरों से देख रहे थे। जब दूसरे लड़के ने देखा कि घूरना कुछ ज्यादा ही हो गया है, तो उसने चिढ़ते हुए कहा, निक वो
आदमी है, उससे घूर कर तू थका नहीं। फिर अपने आसपास देखते हुए जरा नजर घुमाकर तो देख, एक अलग ही जन्नत नजर आएगी। ग्रिन। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन एनीवन, पहले लड़के ने अपनी सख्त आवाज में जवाब दिया। उसने एक नजर उठाकर भी किसी लड़की को नहीं देखा, वो बस अपने हाथ में पकड़ी वाइन वाइन हिलाते हुए किसी सोच में गुम था। तभी उसके पास वाला लड़का बोला, ठीक है, मैं भी देखता हूँ कब तक संत बनेगा। फिर उसकी नजर सामने से आते खूबसूरत लड़कियों के ग्रुप पर पड़ती है और अचानक उनके बीच में खड़ी लड़की पर अटक सी जाती है। वो उसी तरह उसकी सुंदरता में खोए हुए पहले लड़के से, जिससे उसने निक बुलाया था, बोला, निक मेरी आंखें सदमे में है, या साक्षात विश्व सुंदरी मेरे सामने प्रकट हो गई है। उसकी बातों से अब निक को गुस्सा आने लगा था। उसने चिढ़ते हुए अपने बगल के लड़के को देखा, जो बुत बने बिना पल के झपकाए सामने देखे जा रहा था। उसकी ऐसी हालत देखकर निक की आईब्रो आपस में सिकुड़ गई और चेहरे पर झुंझलाहट साफ देखी जा सकती थी। तभी म्यूजिक चालू हो गया। हो, निक ने अपनी ठंडी आंखों से सामने देखा जहां उसके दोस्त की नजर थी। उसे सिर्फ लड़की की बेग दिखी जो बालों से कवर थी। डांस शुरू हो गया। तेरी अखियों का वार जैसे शेर का शिकार, तेरा हुस्न धुएंदार जैसे जलता सिगार। तेरी अखियों का वार जैसे शेर का शिकार, तेरा हुस्न धुएंदार जैसे जलता सिगार। जैसे ही लड़की घूमी, वो ठंडा आदमी जिसका ऑरा काफी खतरनाक था, अब वो बिना किसी भाव के उस बीच में डांस कर रही लड़की को घूरे जा रहा था। तेरे प्यार का नशा कभी आर कभी पार, तेरा प्यार 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 हुक्का बार, तेरा प्यार 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 हुक्का बार, तेरा प्यार 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 हुक्का बार बार बार, तेरा प्यार 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 हुक्का बार। X2। लाल छोटी सी टॉप और स्ट्रेट शाइनी शरारा टाइप पेंट जिसके एड्स पर स्पिल्स बने हुए थे। कपड़े उन सबसे कम रिवीलिंग लेकिन बहुत ही अट्रैक्टिव। सबसे ज्यादा खूबसूरत तो उसकी लाइट ब्राउन आंखें, जो सच में किसी शेरनी से कम नहीं थी। अपने होठों पर लाल नकाब लगाए गहरी मुस्कुराहट छुपाते हुए उसकी नजर भी आखिर उन अंधेरी रातों से मिल जाती है जो उसे पूरी तरह से स्कैन कर रही थी। तू जो हो मेरे रूबरू, बिन तेरे जीने से मैं डरूं, है यही तमन्ना मेरी, बस तेरे लिए जीव मरूं। तेरा हुआ जो दीदार बाजे दिल में सितार, तेरा हुस्न धुएंदार जैसे जलता सिगार। तेरी अखियों का वार जैसे शेर का शिकार, तेरा हुस्न धुएंदार जैसे जलता सिगार। तेरे प्यार का नशा कभी आर कभी पार। उसे देखते ही लड़की एक पल के लिए घबरा जाती है, लेकिन फिर खुद को नॉर्मल कर उसके पास डांस करते हुए आने लगती है। तभी बीच में एक हाथ उसकी कमर को छूने आता है। ये कोई और नहीं, वही आदमी था जिसे वो लड़का अपनी वाइन से खेलते हुए घूर रहा था। लेकिन जैसे ही उसने रेड डांसर की कमर पर हाथ रखा तो उसे कुछ कठोर महसूस हुआ। आदमी ने नीचे देखा तो लड़की की गोरी कमर पर हाथ तो था, लेकिन उसका नहीं, किसी और का। और उसका हाथ उसी कठोर हाथ से टकराया जिससे उसने कमर पकड़ रखी थी। तेरा प्यार 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 हुक्का बार, तेरा प्यार 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 हुक्का बार, तेरा प्यार 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 हुक्का बार बार बार, तेरा प्यार 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 हुक्का बार। हो ये देखकर कि वो उसे छू नहीं पाया, आदमी गुस्से से पागल होने लगा। लेकिन तब तक वो लड़की, जिस पर उसकी ही नहीं यहाँ मौजूद सबकी नजर अटकी थी, वो किसी और को बाहों में कैद होकर उसके साथ कदम से कदम मिलाकर डांस करने लगी। जैसे ही वो आगे लड़की के पास जाने के लिए बढ़ा, तभी ब्लैक ड्रेस वाली लड़की आए और उसे रिझाते हुए अपने साथ ले जाने लगी। वही कोई उसकी हरकत देख गुस्से को काबू करने की कोशिश कर रहा था। जागे हम यूं ही रात भर है हवाओं में आवारगी, ये कशिश ये दीवानगी है, तुझी से मेरी तिश्नगी है जुनू ये सवार, मैं तो भूला संसार। तेरा हुस्न धुएंदार जैसे जलता सिगार, तेरे प्यार का नशा कभी आर कभी पार। तेरा प्यार 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 हुक्का बार, तेरा प्यार 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 हुक्का बार, तेरा प्यार 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 हुक्का बार बार बार, तेरा प्यार 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 हुक्का बार। X2। तुम यहाँ इन कपड़ों में क्यों हो? उस लड़के ने रेड ड्रेस पहने लड़की की कमर को अपने बड़े हाथों से छुपाकर धीरे से उससे कहा। भले ही चेहरा एक्सप्रेशन लेस हो, लेकिन आवाज में गुस्सा छुपाए नहीं छुप सका। इसका सबूत लड़की कमर पर कसते उसके हाथ थे। सॉरी कुणाल, लेकिन यहाँ आने का यही एक जरिया था। और उसके तक भी स्माइल विद हॉर्न्स, डेविल स्माइल करते हुए। निक कोई और नहीं, कुणाल ही है। कुणाल के अब्रॉड के फ्रेंड्स उसे निक कहकर ही बुलाते थे, और वो लड़का जॉन उसका वही दोस्त है जो अंडरकवर एजेंट है, और उसका बड़ा भाई सैम यहाँ की मिलिट्री का कमांडर। आगे जानने के लिए सुनिए मेरी कहानी। और प्लीज कमेंट, लाइक, शेयर जरूर।